हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज सुपर फास्ट रिवीजन लेकर आया हूं। यहां पर जितने भी हिंदी के अंतर हैं वो आप लोग आज रिवीजन कर लोगे। आप लोग लिख भी लेना बच्चों, बस आपको पढ़ के जाना। एग्जाम के पहले बस आप एक दो बार पढ़ लो, बस हो गया। एक दो बार वीडियो देख लो, क्लियर मैं कहता हूं, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। जितने भी अंतर कराऊंगा मिनिमम 2 अंतर और मैक्सिमम 3 अंतर आपको तैयार करना है, क्योंकि 3 अंक से ज्यादा कभी पूछा नहीं जाता अंतर। इसलिए बच्चों, पहला जो अंतर है मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। देखिए, इसके बात को समझे, इसके अर्थ को समझे तो अंतर आसानी से कर पाएंगे। जो मुहावरा होता है बच्चों एक छोटा सा भाग है, जबकि लोकोक्ति एक बड़ा सा भाग है। कहने का तात्पर्य, जो मुहावरा होता है वाक्य में प्रयोग करते हैं और जो लोकोक्ति होता है स्वयं एक पूर्ण वाक्य होता है। तो जब मुहावरे का हम प्रयोग करते हैं बच्चों, तो किसी न किसी वाक्य के साथ प्रयोग करेंगे, तभी वो मुहावरा कहलाएगा। और लोकोक्ति स्वयं में एक वाक्य होता है तो स्वतंत्र होता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि मुहावरा जो है एक छोटा सा अंश है, वाक्य का ही भाग है, तो वाक्यांश होता है। जबकि बच्चों लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य है। लोकोक्ति क्या होता है? एक पूर्ण वाक्य है, मतलब बड़ा रूप है, ये छोटा रूप है। मुहावरे विकारी होते हैं। विकारी का मतलब है इनके जो शब्द है वो परिवर्तनीय होते हैं, लेकिन लोकोक्तियों में अविकारी शब्द होते हैं, मतलब परिवर्तनीय नहीं होते। देखिए, मुहावरे का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं, क्योंकि बच्चों ये किसी न किसी के साथ जुड़ा रहता है। वाक्य में जब ये जुड़ेगा तभी वाक्य का अर्थ निकलेगा, इसलिए स्वतंत्र नहीं रहता, ये किसी वाक्य के साथ जुड़ा ही रहेगा। लेकिन जब वहीं पे लोकोक्त की बात करते हैं बच्चों, तो लोकोक्ति स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप है। ये किसी से ना जुड़ा तो भी इसका स्वतंत्र अर्थ निकलता है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। मुहावरे का जन्मदाता कोई आम व्यक्ति होता है, जबकि लोकोक्ति का जन्मदाता कोई महापुरुष होता है। तो इनमें से आपको बच्चों 3 अंतर तैयार करना है। पहला अंतर हो जाएगा, मुहावरा जो है एक वाक्यांश है, वाक्य का अंश है, छोटा रूप है। लोकोक्ति जो होता है बच्चों एक खुद वाक्य होता है। इसलिए तो कहते हैं मुहावरा स्वतंत्र नहीं रहता, जबकि लोकोक्ति स्वतंत्र रहता है। मुहावरे में विकारी शब्द होते हैं, लोकोक्ति में अविकारी शब्द होते हैं। इसका जन्मदाता आम व्यक्ति होता है, आम व्यक्ति के लिए होता है, जबकि इसका जन्मदाता एक महापुरुष होता है। ठीक है, चलिए रिवीजन हो गया। चलिए सुपर फास्ट रिवीजन है, टाइम पास नहीं बच्चों, फटाफट करना है यहां पर। अगला जो अंतर है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। संविधान द्वारा स्वीकृत पूरे राष्ट्र की संपूर्ण भाषा को राष्ट्रभाषा, मतलब पूरे देश के लिए, और जिस भाषा का प्रयोग हम सरकारी कामकाज के लिए करते हैं उसे हम राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा किसे कहेंगे बच्चों? जो संविधान द्वारा स्वीकृत है, पूरे देश में लागू होता है, वो भाषा राष्ट्रभाषा, जबकि सरकारी कामकाज के लिए राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। इसका क्षेत्र व्यापक है, मतलब बड़ा रूप है। जैसे मान लीजिए भारत में जितने भी राज्य हैं, पूरे राज्यों में वही भाषा राष्ट्रभाषा माना जाएगा, तो इसका क्षेत्र क्या हो जाता है? व्यापक हो जाता है। इसकी अपेक्षा जो राजभाषा का क्षेत्र है वो थोड़ा सा सीमित होता है। यह अन्य देशों के संपर्क स्थापित करता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ, मान लीजिए कोई दूसरे देश का व्यक्ति आया और जब भाई यहां पे ट्रांसपेरेंसी बातचीत होगी एक दूसरे से, तो यहां पर जो व्यक्ति समझने वाला है वो इंग्लिश को नहीं समझता, तो उसका रूपांतरण हिंदी में करके समझाया जाता है। इसलिए संपर्क स्थापित करता है। कहने का तात्पर्य आप समझो कि मान लीजिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आए, वो इंग्लिश से स्पीच किए, अब लोगों को समझाना है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके यहां पर स्पीच दिया जाएगा ताकि लोग समझ सके, क्योंकि सर्वव्यापी भाषा राष्ट्रभाषा है। सभी लोग जो समझेंगे उस राष्ट्रभाषा को, हिंदी को सबको समझना है। कहने का तात्पर्य, तो ये अन्य देशों के संपर्क स्थापित करता है, यह अन्य राज्यों से संपर्क स्थापित करता है। राजभाषा छोटा सा रूप है। ठीक है, तो अंतर क्लियर हो गया होगा कि जो राष्ट्रभाषा होता है पूरे राष्ट्र के लिए होता है, पूरे देश के लिए होता है, लेकिन सरकारी कामकाज के लिए हम राजभाषा का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा व्यापक क्षेत्र होता है, राजभाषा का सीमित क्षेत्र होता है। यह अन्य देशों के संपर्क स्थापित करता है, मतलब अन्य देशों से संपर्क, जबकि राज्यों के बीच संपर्क स्थापित करता है। तो 3 अंतर ही तैयार करना बच्चों, इसलिए मैं ज्यादा टाइम यहां पर आपका नहीं लूंगा, फटाफट रिवीजन करेंगे। अगला आपका अंतर है बच्चों आत्मकथा और जीवनी में अंतर। बहुत ही सिंपल है, 2 मिनट की बात है। आत्मकथा मतलब स्वयं पर लिखी गई कथा। जीवनी जो है किसी महान पुरुष यानी महापुरुष, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में जो लिखी गई गाथा होती है वो जीवनी होती है। किसी भी महापुरुष के जीवन का पूरा वृतांत, सभी जन्म से मृत्यु तक का वर्णन, वो आपका जीवनी कहलाता है। लेकिन आत्मकथा अपने जीवन में घटित, हम जो अपने बारे में लिखेंगे, तो हमारी तो मृत्यु हुई नहीं है कि पूरा कहानी लिखेंगे, तो किसी विशेष घटना का हम जिक्र कर सकते हैं। तो भाई इसमें जो रचनाकार है अपने जीवन के बारे में लिखता है,
अपनी ही जीवन गाथा करता है, लेकिन जो जीवनी होता है किसी अन्य व्यक्ति के लिए विशेष रूप से उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं का वर्णन करता है। क्लियर है? तो देखिए, आत्मकथा अपने जीवन की गाथा है, जबकि जीवनी किसी महापुरुष के जीवन की गाथा है। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा वर्णन करोगे जीवनी हो जाएगा। इसमें रचनाकार अपने जीवन पर लिखता है, हमारे जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है उसके बारे में लिखेगा, किसी एक घटना का पहलू को वर्णन कर देगा। लेकिन जीवनी में ऐसा नहीं होता है, किसी अन्य व्यक्ति के जीवन पर लिखता है। एक रचनाकार जो होगा वो अन्य व्यक्ति के जीवन पर ही लिखेगा। आत्मकथा जीवन की घटना पर आधारित की जाती है। इसमें जो है जीवनी में होता है जन्म से मृत्यु तक की घटनाओं का वर्णन होता है। तो ये आपके तीन ही अंतर है बच्चों, आत्मकथा स्वयं पर लिखी गई कथा, जीवनी जो किसी महापुरुष के जीवन के आधार पर लिखी गई कथा। आत्मकथा में किसी एक घटना का वर्णन कर सकते हैं, किसी एक घटना पर आधारित होता है, लेकिन जीवनी जो है किसी महापुरुष के जन्म से मृत्यु तक के वर्णन पर आधारित होता है। आत्मकथा जो होता है बच्चों अपने ही जीवन के बारे में लिखा गया रचनाकार द्वारा है, जबकि जीवनी रचनाकार अन्य व्यक्ति के बारे में लिखता है। चीजें क्लियर है? तीन अंतर एक बार यदि पढ़ लिए होगे तो करंटेड में कहता हूं आपसे बन ही जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं बच्चों। अगला जो अंतर है हमारा नाटक और एकांकी में। अब नाटक की यदि बात करें बच्चों तो नाटक को देखा जाता है, सुन नहीं सकते, नाटक को देखेंगे तभी आनंद आएगा। एकांकी जो है एक अंक वाली विधा है, मतलब ये रंगमंची जरूरी नहीं है, लेकिन नाटक जो है एक रंगमंची विधा है। ठीक है, एकांकी किसी एक अंक मतलब पात्र सीमित रहेंगे, किसी भी घटना पर एक अंक पर आधारित किसी एक घटना का हम एक सीमित रूप में छोटा आकार के रूप में लिखेंगे। देखिए तीन अंतर में बहुत साधारण से तीन अंतर आपका याद हो जाएगा। नाटक जो होता है रंगमंची विधा होता है, जबकि ये एक अंक वाली विधा है, बिल्कुल साधारण सा विधा होता है बच्चों। जब ये रंगमंची कार्यक्रम होता है, देखते हैं किसी चीज पर वर्णन किया जाता है तो बहुत ज्यादा संख्या में लोगों की जरूरत पड़ती है, पात्रों की संख्या अधिक लगता है बच्चों यहाँ पे, यानी पात्रों की संख्या अधिक होती है। लेकिन एकांकी जो है एक अंक पर आधारित है, इसलिए इसमें पात्रों की संख्या सीमित है। संवाद की व्यापकता होती है, मतलब व्यापक रूप से एक दूसरे से बातें करते हैं घटनाओं पर आधारित, लेकिन इसमें संक्षिप्त संवाद होता है। वैसे भी एक जब छोटी विधा है तो संक्षिप्त संवाद होगा। कुल मिलाकर के यदि आप इतना माइंड में सेट कर लिए कि नाटक एक बड़ी विधा है और एकांकी एक छोटी सी विधा है, मतलब नाटक में सब कुछ ज्यादा होगा और एकांकी में कम होगा। तो ऐसे में आप अंतर लिख सकते हैं, सही है कि नहीं, कि नाटक में पात्र की संख्या अधिक है तो एकांकी में पात्र की संख्या कम है। यदि संवाद की बात करें तो नाटक में व्यापकता है और एकांकी में संवाद कम होता है। यदि आकार की बात करें तो नाटक का आकार बड़ा है जबकि एकांकी का आकार छोटा है। नाटक जो होता है एक रंगमंची होता है, जबकि ये एक अंकी वाली विधा है। सिंपल है, तीन अंतर तैयार करना है। क्यों ना बनेगा भाई साहब, क्यों नहीं बनेगा। जयशंकर प्रसाद कृत ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है, एग्जाम्पल दे दिया गया। पृथ्वीराज की आंख डॉक्टर राम कुमार वर्मा की प्रसिद्ध एकांकी है। तो एक एक एग्जाम्पल दिया गया, जरूरी नहीं कि एग्जाम्पल आप तैयार करो, तीन अंतर कम से कम आपसे बनना ही चाहिए। तो नाटक क्या बच्चों, एक बड़ा आकार है, एकांकी एक छोटा आकार है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होगी, एकांकी में पात्रों की संख्या कम होगी। नाटक में संवाद व्यापक होगा, एकांकी में संवाद लिमिट यानी सीमित होगा, संक्षिप्त होगा। नाटक जो है रंगमंची है, एकांकी जो है वो एक रंगमंची कार्यक्रम नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं आप लोग। इसके बाद अगला अंतर देखेंगे उपन्यास और कहानी में अंतर। उपन्यास का आकार बड़ा है, जैसे नाटक और एकांकी में देखा बच्चों कि नाटक बड़ा होता है, यहां पे उपन्यास बड़ा है। जब उपन्यास बड़ा है कहानी से तो इसमें पात्रों की संख्या अधिक होगी। ठीक है, अपेक्षाकृत लगभग ये समान होता है, लेकिन अपेक्षाकृत उपन्यास का आकार बड़ा होता है, कहानी का आकार छोटा होता है। सिमिलर देखिए, मजेदार है। पात्रों की संख्या इसमें अधिक है, पात्र की संख्या कम है। कथा वस्तु का आकार व्यापक होता है, लेकिन कथा वस्तु का आकार संक्षिप्त होता है, सीमित होता है। अब दोनों का एक साथ क्यों अंतर बता रहा हूं, क्योंकि तुलना कर लो। वहां पर आपने पढ़ा नाटक एकांकी, नाटक थोड़ा सा बड़ा है, एकांकी छोटा है। उपन्यास और कहानी में जब पढ़ोगे तो उपन्यास थोड़ा सा आकार में बड़ा है, कहानी में थोड़ा सा आकार छोटा है। पात्रों की संख्या उपन्यास में अधिक तो कहानी में पात्रों की संख्या कम। कथा वस्तु का आकार व्यापक तो ये थोड़ा सा संक्षिप्त। प्रेमचंद के अनुसार उपन्यास एक बगीचा है। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया किसके अनुसार उपन्यास एक बगीचा है, तो प्रेमचंद के अनुसार। कहानी उस बगीचे का गुलदस्ता है, ये कहानी है बच्चों। ठीक है, ये आपके प्रेमचंद के अनुसार, ये कई बार पूछा गया है। गोदान प्रेमचंद कृत एक उपन्यास है। गोदान किसका उपन्यास है, तो प्रेमचंद द्वारा। हार की जीत दूरदर्शन कृत एक कहानी है। ठीक है, तो यहां पर आपका सुदर्शन है बच्चों। ठीक है,
यहां पर देख लेना, हार की जीत सुदर्शन कृत एक कहानी है। यही तो लिखने वाले की थोड़ी गलती हो जाती है, सुदर्शन कृत एक कहानी। तो ये एग्जाम्पल्स है। मुख्य रूप से उपन्यास और कहानी को आप माइंड में सेट करोगे तो उपन्यास का थोड़ा सा आकार बड़ा होता है, कहानी का आकार छोटा। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, पहला अंतर, उपन्यास का आकार बड़ा, कहानी का आकार थोड़ा सा छोटा होता है। पात्रों की संख्या किसमें अधिक होगी? जिसका आकार बड़ा है। कहानी में पात्रों की संख्या कम होगी। कथा वस्तु का आकार व्यापक किसमें होगा? उपन्यास का। ठीक है, कहानी में थोड़ा कथा वस्तु संक्षिप्त होता है बच्चों। प्रेमचंद के अनुसार उपन्यास एक बगीचा है, वहीं पे कहानी एक बगीचे एक गुलदस्ता है। उम्मीद करता हूं 4 अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। ज्यादा हमें अंतर देखना भी नहीं बच्चों, 3 अंतर अधिकतम। ठीक है, इसके बाद संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर। संस्मरण किसी घटना पर आधारित है, किसी घटना पर, मतलब विशेष रूप से घटना रहना चाहिए, जबकि रेखा चित्र किसी व्यक्ति पर आधारित है। जिस प्रकार से आपका मान लीजिए आत्मकथा होता है कि किसी घटना पर ही लिखेंगे, लेकिन जो आपका जीवनी होता है, जीवनी बच्चों किसी व्यक्ति विशेष पर ही लिखेंगे। तो इसी प्रकार संस्मरण भी एक घटना पर आधारित लिखा जाता है, जबकि रेखा चित्र किसी विशेष व्यक्ति पर लिखा जाता है। संस्मरण की शैली वर्णनात्मक और विवरणात्मक होता है। कहने का तात्पर्य, अब देखो रेखा चित्र में तो चित्रात्मक होगा, ये सबको पता है भाई। संस्मरण में वर्णन तो करेंगे, लेकिन रेखा चित्र में चित्रात्मक शैली होनी चाहिए। मतलब उस चीज को हम पढ़े तो ऐसा झलक लगे कि चित्र सा अंकित हो रहा है। संस्मरण में विषय की आत्मीयता पूर्ण वर्णन रहता है, जबकि रेखा चित्र में व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं चरित्र की आत्मीयता पूर्ण विश्लेषण रहता है। संस्मरण में लेखक का घटना से निकट संबंध प्रदर्शित होता है, रेखा चित्र में लेखक तटस्थ रूप से अपनाता है। अब देखो भाई, जिस प्रकार से यदि मैं दोनों को थोड़ा सा सिमिलर कंपेयर करना चाहूं कि आत्मकथा और जीवनी में जो अंतर था, संस्मरण और रेखा चित्र, इनमें थोड़ा सा अंतर मिल रहा है। क्योंकि भाई आत्मकथा में एक घटना का वर्णन होता है अपने ही बारे में, ठीक है। यहां पर भी लेखक अपने ही संबंधित किसी घटना का वर्णन कर रहा है, अपने निकट जो भी संबंधित घटनाएं उसके बारे में ही बता रहा है। रेखा चित्र में क्या है? किसी विशेष व्यक्ति के रूप में जो रेखा चित्र अपनाता है। संस्मरण थोड़ा सा क्या बच्चों, किसी घटना पर आधारित है, ये किसी व्यक्ति पर आधारित है। संस्मरण में क्या होता है? शैली वर्णनात्मक, विवरण करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। जबकि रेखा चित्र में आप रेखा चित्र से है तो देखो चित्रात्मक शैली। संस्मरण में विषय का आत्मीयता पूर्ण वर्णन रहता है, क्योंकि व्यक्ति खुद के पास की घटनाओं से संबंधित चीजों के बारे में वर्णन करता है। लेकिन वहीं पे जब लेखक किसी रेखा चित्र के बारे में लिखता है तो फिर वो किसी व्यक्तित्व यानी किसी व्यक्ति के चरित्र पर वर्णन करता है। इसलिए यहां पर किसी व्यक्तित्व एवं चरित्र की आत्मीयता में पूर्ण विश्लेषण होता है, यानी किसी व्यक्ति पर आधारित होता है। तो लगभग सेम है। जीवनी आत्मकथा वाले में संस्मरण रेखा चित्र ये लगभग थोड़ा सा सिमिलर है। ऐसे आप कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको कुछ देर तक बनेगा। अगला अंतर बच्चों, रहस्यवाद और छायावाद में। रहस्यवाद में चिंतन की प्रधानता, इसमें कल्पना की प्रधानता है। कल्पना मतलब चिंतन का मतलब किसी घटना पर विशेष जोर दे करके उसके बारे में सोचना, लेकिन इसमें काल्पनिक रूप से मतलब काल्पनिक करके उन चीजों का वर्णन करना। इसमें ज्ञान व वृद्धि तत्व की प्रधानता है। क्यों? क्योंकि चिंतन जब करते हैं, जैसे मैं मान लीजिए आपसे गणित नहीं बन रहा है, उसके बारे में जब आप ज्यादा सोचेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि तत्व की प्रधानता होगी, आपके पास बुद्धि कितना है। लेकिन यहां पर कल्पना की जाती है तो इसमें भावना की प्रधानता होगी। कल्पना माना मान लिया जाता है कि भाई साहब यहां पर एक ऐसी घटना हुई होगी, ये माना है, इसलिए यहां पे भावना की प्रधानता होती है। इसकी प्रकृति दार्शनिक होती है, ठीक है, इसमें मूल में प्रकृति होती है, ठीक है। तो ये 3 अंतर बच्चों। आगे चलते हैं खंड काव्य महाकाव्य, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखो खंड काव्य का तात्पर्य एक छोटा रूप, खंड मतलब छोटा रूप, खंड मतलब एक छोटा रूप। वहीं पे महाकाव्य, महाकाव्य मतलब बड़ा रूप। खंड काव्य क्या होता है बच्चों? एक छोटा सा रूप है, छोटा सा चित्रण है, जीवन की किसी एक घटना का वर्णन। लेकिन महाकाव्य वहां पे एकदम विस्तृत वर्णन होगा। खंड काव्य यदि छोटा रूप है, इसमें सर्गों की संख्या कम होती है, लेकिन इसमें अनेक सर्ग होते हैं। समझ रहे हैं ना, ये चीजें हैं बच्चों। इसमें जीवन आदर्शों की स्थापित होती है, इसमें अनेक जीवन आदर्शों की स्थापित होती है। यह एक घटना पर आधारित होता है, यह अनेक घटनाओं पर आधारित होता है, मतलब पूरा वर्णन। इनमें से एक रस और एक छंद का प्रयोग होता है, जबकि इसमें अनेक रस और अनेक छंदों का प्रयोग होता है। इसका आकार लघु होता है, इसका आकार विस्तृत होता है। देखो ना, पहले ही बता दिया। यदि आकार शब्द समझ लिए कि खंड काव्य और महाकाव्य में क्या आकार है, तो खंड काव्य में किसी जीवन के एक पक्ष का चित्रण होगा, लेकिन महाकाव्य में जीवनी की तरह सभी घटनाओं का चित्रण किया जाता है। इसमें एक आदर्श स्थापित होता है, लेकिन इसमें अनेक जीवन के आदर्शों का स्थापना रहता है। ठीक है, समझ रहे हो ना भाई साहब। यह एक घटना पर आधारित है खंड काव्य। एक छोटा सा खंड है, टूटा हुआ भाग है, लेकिन ये अनेक घटनाओं पर आधारित है।
इसमें एक ही छंद, एक ही रस होगा, लेकिन इसमें अनेक छंद, अनेक रस होंगे। इसका आकार थोड़ा सा छोटा होता है, इसका आकार बड़ा होता है। किससे नहीं बनेगा? आकार यदि समझ लिए तो फिर आपसे सब कुछ बन जाता है। और एक अंतर तो बढ़िया मैंने आपको बताया कि महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, लेकिन खंड काव्य में 8 से कम भी सर्ग होंगे, चल जाएगा। ठीक है, जैसे रामचरितमानस एक महाकाव्य है, लेकिन पंचवटी मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो कृत खंड का पंचवटी, ये आपका खंड काव्य है। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको जानना जरूरी है। इसमें कथा वस्तु व्यापक होता है बच्चों, और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसमें कथा वस्तु व्यापक होती है, लेकिन जो खंड काव्य है इसमें कथा वस्तु सीमित होता है। ठीक है, इसमें यदि पात्रों की संख्या महाकाव्य में अधिक होगी, इसमें जिसकी मात्रा होगी इसकी कम होगी। ठीक है, इसमें जो प्रसिद्ध किसी नायक का वर्णन करेंगे, जो महाकाव्य है इसमें प्रसिद्ध किसी नायक का वर्णन करेंगे। यहां पर लिखा गया है कि जीवनी के विविध पक्षों का वर्णन किया जाता है, चित्रण किया जाता है, लेकिन किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए वर्णन किया जाता है। बहुत ज्यादा अंतर हो गया यार, ऐसे में तो आप लोगों को भूल जाएगा जो पढ़ा दिया वो भी, है ना। सही है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, फटाफट देखते हैं प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर। देखिए प्रबंध काव्य क्या होता है बच्चों, विस्तृत होती है, जबकि मुक्तक काव्य का विषय केवल एक भाव होता है। यानी प्रबंध काव्य जो है, काव्य क्या है भाई, जो पढ़ते हो, जो सुनते हो, जो देखते हो, वही तो सब काव्य है। जैसे खंड काव्य ये भी क्या है, काव्य है। रामचरितमानस लिखा ये भी काव्य है। ठीक है, तो प्रबंध काव्य की कथा विस्तृत होती है, जबकि मुक्तक काव्य विषय केवल एक भाव होता है, एक ही भाव पर वर्णन होता है। प्रबंध काव्य में अनेक छंद, देखो आकार यदि समझ गए ना कि ये बड़ा है और ये आपका छोटा है, तो मुक्तक काव्य में एक ही छंद का वर्णन रहता है, लेकिन प्रबंध काव्य में अनेक छंद होते हैं। प्रबंध काव्य में अनेक रस होते हैं, मुक्तक काव्य में एक ही रस होता है। प्रबंध काव्य में अनेक सर्ग होते हैं, इसमें 2 पंक्ति वाला एक ही छंद हो सकता है। ठीक है, प्रबंध काव्य का उदाहरण रामचरितमानस है, इसमें बिहारी सतसई, कितना बढ़िया। प्रबंध काव्य का ही अभी आप प्रकार पढ़ रहे थे, खंड काव्य, महाकाव्य। तो यदि आकार समझ गए कि प्रबंध काव्य, अब देखो बच्चों 3 अंतर तैयार करना है। मैं नहीं कहता हूं कि 5 अंतर तैयार करो, 3 अंतर तैयार करना है। प्रबंध काव्य का आकार यदि बड़ा है तो कथा विस्तृत होगा, यदि छोटा है तो कथा एकदम एक सिंपल एक भाव का वर्णन होगा। इसमें अनेक छंद है तो इसमें केवल एक छंद का प्रयोग, इसमें अनेक रसों का प्रयोग, इसमें एक रस, इसमें अनेक सर्ग होते हैं, जबकि इसमें 2 पंक्ति वाला एक ही छंद हो सकता है, इसमें सर्गों की संख्या सीमित होती है। ये आपका एक एग्जाम्पल लिख दो कि रामचरितमानस एक आपका प्रबंध काव्य है, जबकि वहीं पे बिहारी सतसई आपका एक मुक्तक काव्य है। ठीक है, ऐसे आपको पढ़ के जाना है, माइंड में सेट करना है कि भाई एक आकार ऐसे आप रिलेट करोगे बच्चों, एग्जाम के पहले एक दिन आप पढ़ लो ना तो कंफर्म है कि आपका एग्जाम क्लियर ही रहेगा। संचारी भाव, स्थायी भाव, देखो बच्चों रस कितने होते हैं, 10, तो 10 रस हैं तो उनके स्थायी भाव की संख्या 10 होगी। हर एक रस का एक स्थायी भाव होता है, लेकिन वहीं पर संचारी भाव की संख्या टोटल 33 होती है। ठीक है, स्थायी भाव जो होता है बच्चों मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है, लेकिन ये संचरित होकर के चला जाता है। समझ रहे हो, पहली बात आप समझ लो कि स्थायी भाव जो होता है मन में स्थायी रूप से किसी घटना को देखकर स्थायी रूप से जागृत हो जाता है, लेकिन संचारी भाव जो होता है मन में संचरित होकर के चला जाता है। ये स्थायी भाव के अंग है, जो संचारी भाव होता है स्थायी भाव का अंग है, जबकि बच्चों ये जो स्थायी भाव है संचारी भाव का अंग नहीं है, बल्कि ये रस का अंग है। समझ रहे हैं? ठीक है, चलो ये आते जाते रहते हैं, आए चले गए, लेकिन ये स्थायी भाव संचरित नहीं होते, आते जाते नहीं, स्थायी रूप से विद्यमान हो जाते। कितना सिंपल है। स्थायी भाव मतलब किसी घटना को देख करके स्थायी रूप से उसका भाव हमारे अंदर आ जाए, जैसे श्रृंगार रस का रति भाव, करुण रस का शोक, है ना। संचारी भाव क्या होता है, किसी घटना को देखकर संचरित होकर के बहुत चला जाए, वो संचारी भाव। स्थायी भाव की संख्या 10 है तो संचारी भाव की संख्या 33 है। संचारी भाव ये स्थायी भाव के अंग है, जबकि बच्चों आपका स्थायी भाव जो है वो संचारी भाव का अंग नहीं है। ये लो भाई साहब, आप लोग लिख लेना, तैयार कर लेना। ठीक है, फटाफट सुपरफास्ट रिवीजन में आगे चलते हैं। विभाव और अनुभव में अंतर, देखो भाई ये आपके रस में कभी कभार पूछे जाते हैं, विभाव अनुभव उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप लोग देख लो विभाव अनुभव 2 नंबर का ही पूछा जाएगा। विभाव क्या होता है, स्थायी भाव को जागरण में सहयोग देने वाले कारण को हम विभाव कहते हैं, लेकिन वहीं पे आश्रय के चेष्टाएं जो है वो अनुभव कहलाती है। ठीक है, जैसे विभाव 3 प्रकार के होते हैं, आश्रय, आलंबन, उद्दीपन। अनुभव 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, कायिक अनुभव और सात्विक अनुभव। ये उतना महत्वपूर्ण है, इस पर हम जोर नहीं देंगे, उतना पूछा ही नहीं गया है। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, जिसकी गणना हम वर्णों के आधार पर करते हैं उसे वर्णिक छंद कहते हैं, जिसकी गणना हम मात्रक के आधार पर करते हैं तो मात्रिक छंद कहलाता है। जैसे मालिनी, शिखरणी, सवैया, ये वर्णिक छंद है। दोहा, सोरठा और रोला, ये चौपाई, ये आपका क्या बच्चों मात्रिक छंद है। तो सिंपल है, वर्णों के आधार पर जिसकी गणना करेंगे वर्णिक छंद है। मालिनी, शिखरणी, सवैया आप लोग याद कर लो, सवैया एक वर्णिक छंद है। यहीं पे दोहा, सोरठा, रोला आपका मात्रिक छंद है, इसमें मात्रा के आधार पर गणना करते हैं।
सुपर फास्ट रिवीजन करें तो टाइम पास तो है नहीं कि 5 मिनट में एक अंतर पढ़ाएं, 5 मिनट में 5 अंतर पढ़ाएंगे बच्चों। ये हमारा एग्जाम टाइम का स्ट्रेटजी होता है आप लोगों के लिए। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम आप पढ़ाते हैं वो पेपर में नहीं आएगा। अरे भाई मैं जितना पढ़ाता हूं पूरा वीडियो तो देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता ना आए। पूरा मैं पढ़ाने की जिम्मेदारी ले रखा हूं, पूरा आपको वीडियोस दे रहा हूं। तो इसके पहले मैंने जो प्लेलिस्ट में वीडियो दे रखा है आप लोग देखो, तैयारी करो। दृश्य काव्य क्या बच्चों? जिसको हम देख करके जिस काव्य का अनुभव करते हैं वो आपका दृश्य काव्य। जैसे नाटक को हम देख करके अनुभव करते हैं, ठीक है। एकांकी भी आपका एक दृश्य काव्य है। श्रव्य काव्य जिसे हम सुन करके कान से सुनते हैं, कोई पढ़ रहा है तो उसका हम रस का अनुभव करेंगे, वो श्रव्य काव्य हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें नाटक, गीत नाट और एकांकी आते हैं। इसमें सभी प्रकार की रचना है। कोई भी रचना आप पढ़ो, सुन लेंगे भैया। श्रव्य, कहीं रामचरितमानस हो रहा है, सुन रहे हैं, रामायण हो रहा है ना, मानस हो रहा है, कहीं पे भागवत गीता हो रहा है, सुन रहे हैं हम दूर से, ठीक है। आजकल तो सबसे ज्यादा सुनने वाला है भाई, मोबाइल में लगा लिए, सो रहे हैं, सुन भी रहे हैं कहानी, तो आपका क्या हो जाता है? श्रव्य काव्य। और दृश्य काव्य में नाटक को हम देखते हैं, ठीक है, इसमें अभिनय होता है, कला होती है, तो आपका दृश्य काव्य कहलाता है। जबकि इसमें रस पक्ष प्रधान होती है, मतलब उसमें जो रस मिलता है, रस का मतलब क्या होता है? सुन करके आनंद मिलना, ठीक। तो दृश्य काव्य जिसे हम देखकर अनुभव करते हैं, रसों का अनुभूति करते हैं, और जिसे हम पढ़कर या सुनकर देखते हैं वो श्रव्य काव्य हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। चलिए आगे चलें। सुपर फास्ट रिवीजन में आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे बच्चों। और शिव कोचिंग क्लासेस पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। निरंतर आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो देता हूं बच्चों, तो क्यों ना भैया एक छोटा सा थम्स अप करके आगे जाए। बोली और भाषा में अंतर। बोली जो अपने क्षेत्र में बोला जाता है, जैसे आपके एक जिले में बोला जाता है बघेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक है, बघेली भाषा होता है, मालवी, निमाड़ी, ये सब छोटी छोटी बोली है ना। और भाषा वहीं पे थोड़ा सा विस्तृत रूप हो जाता है, जैसे हिंदी एक भाषा हो गया। बोली का साहित्य का होता है आपके साहित्य में, जैसे हमारा बघेली बोली है तो बघेली में किसी साहित्य की रचना नहीं हुई है, लेकिन भाषा में साहित्य की रचना होती है। बोली में भाषा समाहित नहीं हो सकता, क्योंकि बोली में हम बड़ा रूप अंदर नहीं डाल सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य हो गया कि बोली एक छोटा सा रूप है, उसमें हम बड़ा रूप नहीं डाल सकते। और वहीं पे यदि भाषा की बात करें तो भाषा के अंदर, हिंदी भाषा के अंदर कई सारी बोलियां आती हैं, इसलिए भाषा में कई बोलियों को हम रख सकते हैं, समझ रहे ना। तो कहीं ना कहीं बोली जो है एक सीमित क्षेत्र के लिए होता है, एक छोटे से क्षेत्र के लिए होता है। 10-20 गांव, 2-4 जिले ऐसे क्षेत्र में बोला जाता है, 1-2 जिले ऐसे। लेकिन भाषा जो पूरे राज्य में, जैसे हिंदी भाषा पूरे राज्य में, हमारे मध्य प्रदेश में पूरा बोला जाता है। तो भाषा जो होता है एक विस्तृत रूप होता है, प्रचुर मात्रा में इसकी साहित्य होती है। लेकिन बोली में कोई साहित्य नहीं है। आपको मालवी में कोई साहित्य है नहीं, निवाड़ी में कोई साहित्य है नहीं। यदि कोई बोले भैया बघेलखंड में, बघेली में कोई और बुंदेली में कोई साहित्य, तो साहित्य आपको ऐसे मिले, जो भी साहित्य रचना होगी वो हिंदी भाषा में ही होगी, समझ रहे ना। उर्दू में भी हो सकती है, ठीक। तो बोली में हम भाषा को समाहित नहीं कर सकते, लेकिन वहीं पे भाषा में हम बोली को समाहित कर सकते हैं। बड़े में छोटे रूप को हम दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। भाषा और विभाषा में अंतर। देखो, भाषा किसी विभाषा या अनेक विभाषाओं का विकसित रूप है। मतलब तात्पर्य हुआ कि जब हम प्रारंभ में कोई बोली का प्रयोग करते हैं, जैसे बोली मतलब एक सीमित है, बोली थोड़ा सा विकसित हुआ तो वो विभाषा कहलाया। देखो, बोली का मतलब एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली एक शब्दांश है, या जो विनिमय का प्रणाली है, आचार विचार का, भावनाओं का जो प्रणाली है, वो आपका बोली है ना। लेकिन उसी का थोड़ा सा विकसित रूप हो जाता है तो वो विभाषा कहलाता है, और थोड़ा सा विकसित हो जाता है वो भाषा कहला जाता है। तो भाषा किसी विभाषा या अनेक विभाषाओं का विकसित रूप होता है, जबकि विभाषा किसी बोली या कई एक बोलियों का विकसित रूप होता है बच्चों। भाषा का क्षेत्र विभाषा की अपेक्षा विस्तृत होता है, वैसे भी बड़ा होगा। अभी बोली और भाषा में अंतर देख रहे हैं तो भाषा तो सबसे बड़ा क्षेत्र है भाई, ठीक है, लेकिन विभाषा का क्षेत्र भाषा के क्षेत्र से तुलना में कम होता है। आप जैसे बोली और भाषा में अंतर लिख रहे थे ना, वैसे ही आप विभाषा और भाषा में अंतर, विभाषा आपका छोटा रूप होता है। भाषा राजकाल एवं शासन विभाषा की भाषा होती है। मतलब जो शासन में प्रयोग किया जाता है, राजकाज में किया जाता है, उसका भी हम भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विभाषा का प्रयोग हम राजकाज में नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। भाषा में साहित्य रचना प्रचुर मात्रा में विधाओं में होती है। वो पहले ही बता चुका हूं कि भाषा में, जैसे हिंदी भाषा में बहुत सारे साहित्य की रचना होती है, ठीक है, लेकिन विभाषा या बोली में साहित्य की रचना नहीं होती। जिस प्रकार से बोली और भाषा में अंतर, वैसे आप विभाषा को छोटा रूप दे दो कि भाई एक छोटा रूप है, भाषा बड़ा रूप है, बोली का विकसित रूप है, जबकि ये विभाषा का विकसित रूप भाषा होता है। विभाषा में सरकारी कामकाज या राजकाज का काम नहीं होता है, जबकि भाषा में होता है। विभाषा में साहित्य की रचना नहीं होती, जबकि भाषा में साहित्य की रचना होती है। चीजें क्लियर? चलिए, आखिरी के 2 अंतर बच्चों आप लोगों का होमवर्क है, फटाफट तैयार कर लो।
जिस प्रकार से आप बोली और भाषा में, उसी प्रकार बोली और राजभाषा में। बोली हम घर में जो बोलते हैं एक छोटे से लिखित रूप से नहीं होता है इसमें। भाई जैसे मान लीजिए हम बघेली बोलते हैं, तो बघेली में आप हिंदी में नहीं लिखेंगे, आप जब भी आप लिखेंगे बच्चों पूरा हिंदी रूप लिखेंगे। राजभाषा का प्रयोग संपूर्ण राज्य में होता है। बोली का प्रयोग एक छोटा सा सीमित क्षेत्र है, घरों में प्रयोग किया जाता है। मेन वही है बच्चों, जैसे आप बोली और भाषा में लिखते हैं ना, वही अंतर आप बोली और राजभाषा में लिख सकते हैं। बोली का लिखित रूप नहीं होता, जबकि राजभाषा का प्रयोग लिखित रूप से प्रचुरता से होता है। बोली सीमित क्षेत्र में व्यवहार दर्शाता है। राजभाषा राजकाज के कामकाज में शासन की भाषा होती है, इसे हम विस्तृत क्षेत्र में। बोली बोलचाल की भाषा होता है, जबकि राजभाषा जो है राज विशेष कार्य के लिए भाषा होता है। देखो भाई साहब, एक चीज है, राजभाषा को राष्ट्रीय कामकाज के लिए करते हैं, जबकि जो आपका राष्ट्रभाषा हो देश के व्यापक रूप से लोगों के विचार को समझने के लिए करते हैं। जैसे हिंदी आपका एक प्रकार से राष्ट्रभाषा है, सभी व्यक्ति को जानना समझना अनिवार्य होता है। तो जैसे बोली अपने घर में बोला जाता है, जबकि ये संपूर्ण राज्य में प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से राजभाषा का प्रयोग हम लिखित रूप से करते हैं, राजकीय कामकाज के लिए करते हैं, जबकि बोली का हम प्रयोग लिखित रूप से नहीं कर सकते। वहीं पे बोली का एकदम सीमित प्रयोग होता है, लेकिन राजभाषा का ज्यादा प्रयोग होता है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ये सब कॉमन सेंस वाली बात है, एक दो बार आप लोग यदि पढ़ लोगे बच्चों लिख करके। कुछ बच्चे कहते हैं सर बहुत दिक्कत होता है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चीजें क्लियर। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। मातृभाषा मतलब जो व्यक्ति जन्म से सीखता है वो मातृभाषा है, और जो राष्ट्रभाषा वो संपूर्ण राष्ट्र संपूर्ण देश की भाषा है, पूरे देश की भाषा वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। मातृभाषा अपने क्षेत्र में शिक्षा और शासन की भाषा होती है। कहने का मतलब जो हम बचपन से जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, बाद में चलिए मान लीजिए इंग्लिश जो हमारा राष्ट्रभाषा हो गया, अभी तो हिंदी ही है, बाद में इसमें संविधान में भी भाषा होगा, अदालत में भी होगा, वही शासन में भी होगा, वही संपूर्ण राज्य में भी होगा, ये आपका राष्ट्रभाषा हो जाता है। मातृभाषा का क्षेत्र संकुचित होता है, छोटा होता है। वैसे भी बच्चों जब राजभाषा और राष्ट्रभाषा की बात आती है तो राजभाषा भी बड़ा है और राष्ट्रभाषा भी बड़ा है। इसके अलावा चाहे मातृभाषा की बात करो, चाहे बोली की बात करो, चाहे विभाषा की बात करो, ये सब छोटे रूप में। सही है कि नहीं, कि मातृभाषा बच्चों एक जन्म से लेकर के जहां पर हम पढ़ाई लिखाई करते हैं वो हमारा जो भाषा होता है मातृभाषा होता है, जो स्टार्टिंग में जो सीखते हैं हम। ठीक है, बाद में हम जैसे मान लीजिए उर्दू ही बचपन में सीखे तो हमारा मातृभाषा हो गया, बाद में हम हिंदी सीखे क्योंकि हमारे संविधान की भाषा, हमारे अदालत की भाषा है, तो हम हिंदी सीखते हैं क्योंकि वो राष्ट्रभाषा है, संपूर्ण राष्ट्र की भाषा होती है। मातृभाषा की लिपि भिन्न हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्रभाषा की लिपि निश्चित होती है। हिंदी की लिपि मतलब लिखने का तरीका, ये आपको हिंदी का ही लिपि है, देवनागरी लिपि। ये कौन सा हिंदी का लिपि कौन सा होता है, देवनागरी लिपि, तो ये आपका देवनागरी है बच्चों। कुल मिलाकर समझ में आ गया कि मातृभाषा जो है वो जो बचपन में सीखते हैं, हम जन्म से जो सीखते हैं वो मातृभाषा होता है। जो राष्ट्रभाषा होता है बच्चों वो संपूर्ण राष्ट्र की, संपूर्ण देश की भाषा होती है। तो हमारे सरकारी कामकाज के लिए राष्ट्र में सभी राज्यों को मतलब एक प्रकार से सूचना समाचार सब कुछ हम राष्ट्रभाषा में प्रयोग करते हैं। मातृभाषा का थोड़ा सा क्षेत्र सीमित हो सकता है, लेकिन वहीं पे राष्ट्रभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। इस संकुचित होता है, विशाल क्षेत्र होता है, इसमें एक लिपि भिन्न हो सकती है लेकिन इसकी लिपि एक निश्चित होती है। इतने अंतर मैंने करा दिया है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग तो बिल्कुल तैयार कर लिए होंगे बच्चों। छोटा छोटा अंतर रहता है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कितने मेहनत से इसको बनाया जाता है, पूरा लिखा जाता है, कंटेंट तैयार किया जाता है, फिर आपको प्रोवाइड किया जाता है। बोर्ड एग्जाम के टाइम में आपको 1 से 2 बार पढ़ना है और इसको तैयार करके जाना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर दें। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए भैया चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो चाहे हमारे ऐप से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल ही जाएगा। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।